नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज पॉलिटी के आगे अगले अंक के साथ में फिर आपके सामने हूं। तो पॉलिटी का अगला अंक जो है वो क्या है वो समझना है आज कि मूल अधिकार में हम लोग हैं, है ना। मूल अधिकार का हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और मूल अधिकार में आज पहली बार क्या है शुरुआत करेंगे समानता के अधिकार से। उसके पहले हम लोग बहुत सारी बातें मतलब परिचय उसका या मूल ढांचा क्या है या उससे संबंधित केसेस, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। न्याय पुनर्विलोकन क्या है, इन सब चीजों के बारे में जान रहे थे, है ना। तो ये सब कहानी जानने के बाद अब मूल अधिकार एक्चुअली में स्टार्ट होता है। तो मूल अधिकार में क्या है, सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का अधिकार दिया हुआ है ना। तो भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 14 से 18 दिया हुआ है तो हम लोग अभी पहले सबसे पहले क्या है अनुच्छेद 14 में चलेंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे मूल रूप से वो अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे। उसके पहले कि हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ें, एक शब्द जब यहां पर आया समानता, तो अधिकार तो ठीक है, अधिकार की परिभाषा हम लोगों ने कर ली थी, समानता की परिभाषा भी हम लोगों ने कर ली थी। कहां कर ली थी, आपको अगर ध्यान हो तो कहां पर कर ली थी, जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तब कर ली थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या है समानता के बारे में पढ़ा। समानता के बारे में प्रियम्बल में, जो कि भाई काफी दिन हो गया, या तो आप उस वीडियो को देख लीजिए या यहाँ पर क्या है मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूं कि समानता का मतलब क्या है। विभेदों की समाप्ति, विभेदों की समाप्ति। ठीक है, तो यहां पर क्या है समानता का मतलब विभेदों की समाप्ति से यहां तात्पर्य होता है। फिर इसके अलावा क्या होता है, किसी व्यक्ति या वर्ग को विशेष जो अधिकार होते हैं वो विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति को या वर्ग को विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। यानी यहां पर है, जैसे आप ऐसा समझिए, जैसे हम क्या है समाज में रहते हैं, तो समाज में क्या हो रहा है कि समानता, सामाजिक रूप से हमारे यहाँ समानता नहीं है क्योंकि जाति भेद है ना। तो जाति भेद में क्या है, विभेदों को अगर हम समाप्त कर दे, जाति के विभेदों को, ऊंच और निम्न को समाप्त कर दे, तो क्या होगा, जातिगत समानता आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, विभेदों की समाप्ति, है ना। तो हम जब समाज में ऐसा करते हैं, विभेद को समाप्त करते हैं, या जैसे मान लीजिए उच्च वर्ग जो उच्च जातियां हैं, है ना, उच्च वर्गीय जातियां हैं, उनके पक्ष में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगर उन विशेष अधिकारों को उन उच्च वर्गों के पक्ष में ना दें, सभी अधिकार सभी को हो, एक जैसे अधिकार सभी को हो जाए, मान लीजिए ना, एक समान अधिकार सभी को हो जाए, किसी को विशेष अधिकार ना हो, तो क्या हो जाएगा, समानता, है ना। तो ये समानता जो स्थापित हो जाएगी ये हम लोग पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार इस तरह से, तो क्या है, विभेदों की समाप्ति कहिए या कहिए कि किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की समाप्ति। ठीक है, तो आप विभेदों की समाप्ति करिए या विशेष अधिकारों की समाप्ति करिए या विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति करिए, बात एक ही है इन चीजों से। तो अब यहां पर ये समझना है कि ये चीज समानता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं सर समता क्या है ना। ये तो इसको कहते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी। तो सर इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या है ना। तो हालांकि आपको अगर आप ना भी जानते हैं तो इसका कोई विशेष मीनिंग नहीं है, लेकिन क्या होता है कि भाई कभी कभी क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर उत्सुकतावश कहीं पर पढ़ के आ जाते हैं और पूछते हैं ये क्या है समानता समता। मैंने कभी इस अंतर पर कोई क्वेश्चन नहीं देखा, आप लोगों ने देखा हो तो आप बताइएगा, है ना। लेकिन मैंने कभी इस अंतर पे क्वेश्चन नहीं देखा, तो इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं था।
लेकिन फिर भी कुछ लड़कों ने भाई भाई ऐसी बात की कि सर समानता तो समता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि समता क्या होता है। यहाँ समानता तो आपने देख लिया, तो समता क्या होता है। तो अब यहां पर क्या होता है, दोनों को एक साथ इस तरह से कंपैरिजन करके बताने पर आप समझ में आए। समझिए, जब चार लोग हैं, अगर चारों लोगों को समानता के आधार पर कोई चीज दी जाएगी, भाई सबको क्या है, एक एक पार्ट दिया जाएगा, चारों लोगों को एक एक पार्ट कोई चीज हो, मान लीजिए ऐसा ये है, और इसको ऐसा चार भागों में बांट दिया, एक दो तीन चार, इक्वल चार भागों में बांट दिया, और बोला चारों लोगों को दिया, ये क्या हुआ, समानता हुआ। अच्छा, इनमें से हो सकता है कि ये बहुत गरीब हो, इनको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, और इनको कोई आवश्यकता विशेष ना हो, या ये बहुत मतलब ऐसी स्थिति में हो जिसका इससे कोई वास्ता भी ना हो, कोई जरूरत भी ना हो, फिर भी इनको क्या है, चूंकि समानता के आधार पर वितरण है, तो सबको समानता के आधार पर ऐसे वितरित कर दिया गया। ठीक है, तो यदि कोई चीज ऐसे समानता के आधार पर वितरित कर दी जाए, तो ये तो समानता कहलाएगी कि हम सबको समान भागों में बांटेंगे, सबको समान देंगे। नीड है, आवश्यकता है या नहीं है, उससे मतलब नहीं। लेकिन यदि हम आवश्यकता के अनुसार बांटे, जिसको जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार बांटना स्टार्ट कर दें, आवश्यकता को फुलफिल करना स्टार्ट कर दें, जहां कम आवश्यकता है वहां कम, ज्यादा जहां ज्यादा आवश्यकता है वहां ज्यादा, यदि ऐसा करना स्टार्ट कर दे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समता, इक्विटी। इक्विटी मतलब भाग, कितना भाग किसको मिलेगा, है ना, कितना ज्यादा भाग किसको मिलेगा, ये उसकी आवश्यकता पर निर्भर है। यानी यहां आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, आवश्यकता की। ठीक है, तो इक्विटी जब मतलब यहां ही होता है कि आवश्यकता की आपकी पूर्ति की जाती है, जबकि समानता से तात्पर्य है सबको समान दे दिया गया, आपकी आवश्यकता है नहीं है वो आप समझिए और आप देखिए, डील कीजिए उस चीज को। तो यहां पर क्या है, आवश्यकता के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा देने की कोशिश होती है। अब यहां पर क्या है, आवश्यकता जो है, यहां पर आरक्षण जो व्यवस्था है वो क्यों दी गई, गरीब वर्गों को आवश्यकता तो थी लेकिन उनको मिल नहीं पाता था चीजें, तो उनको देने के लिए जब यहां कहा गया कि इक्विटी, उनको भी उनका भाग मिले। ठीक है, उनकी जो संख्या है, जो व्यवस्था है, उसके आधार पर उनको भी उनका भाग मिले, और आरक्षण देकर मिले, उनकी क्वालिटी देख के और हर चीज देख के नहीं, बल्कि और क्या है, उनको उनके भाग, उनकी आवश्यकता के आधार पर मिले, तो आरक्षण देकर उनको उनके भाग को दिया गया भारतीय संविधान में। और समानता का मतलब है सबको समान रूप से, जैसे एग्जाम सबको समान रूप से देने दिया जाए, लेकिन चूंकि क्या है, आवश्यकता इस बात की है कि निम्न वर्गों को हमको उनका उत्थान करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको आरक्षण देना पड़ेगा, यानी उनको एक भाग आवश्यक रूप से देना पड़ेगा। तो उनको क्या है, केवल इस बात के लिए नहीं देना पड़ेगा कि भाई क्या है, समानता स्थापित करनी, अगर केवल समानता स्थापित करनी होती तो केवल एग्जाम में दे दिया समानता और हो गई, है ना। तो फिर हम क्या होता है, ये आरक्षण नहीं देते, और आरक्षण नहीं देते तो क्या होता, वो पिछड़ जाते। तो आरक्षण देने का मतलब उनकी नीड, उनकी आवश्यकता है, उनको उस चीज को भी फुलफिल करो। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है कि एक बंटवारा होता है आवश्यकता के अनुसार, और एक बंटवारा होता है कि भाई आवश्यकता से मतलब नहीं, सबको बराबर दे दिया, बात खत्म किया। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर आपको कहीं लिखना है मेंस में, तो मे बी पॉसिबल कि आप उसको यूज कर पाए, अदरवाइज के केस में आपको ये जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सा बंटवारा, एक लाइन में अगर करना हो तो ये बंटवारा क्या है, सभी को समान रूप से वितरित करेंगे, और ये आवश्यकता के अनुसार वितरित करेंगे, सभी को समान रूप से वितरित करेंगे समानता, और आवश्यकता के अनुसार वितरित करेंगे समता। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 14, जो टॉपिक हम लोग पढ़ना चाहते थे उस टॉपिक में आगे। तो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 14 में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट। एक है विधि के समक्ष समानता और एक है विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। ये दोनों अलग अलग देश से आए। ये कहां से आया, ब्रिटेन से। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है या अमेरिकन कॉन्सेप्ट? विधि के समक्ष समता तो विधि के समक्ष समानता। तो यहां पर विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब होगा, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति विधि के ऊपर या विधि से ऊपर नहीं है, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कानून के ऊपर नहीं है यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब है कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं दिया गया है, यानी किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष कोई विशेष अधिकार नहीं है। अभी हम समानता की परिभाषा पढ़ रहे थे, ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को भी, क्लास का मतलब है एक ग्रुप पूरा हो, एक जैसा एक ग्रुप हो तो उसे कहते हैं क्लास। तो यहां पर क्या है, न एक वर्ग को और न एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को विधि के ऊपर नहीं है कोई व्यक्ति। तो यहां पर कोई व्यक्ति विधि के समक्ष कोई विशेष अधिकार नहीं रखता है, किसी प्रकार से स्थिति ऊपर नहीं है। इसका उदाहरण लेके समझते हैं तो समझ में आएगा। कभी कभी हमारे समाज में व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति के पास पैसा होता है, बहुत पैसा, तो सोचता है कि भाई हम जो हैं जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे समाज में भी ऐसा है, बहुत सारे पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कानून वानून क्या चीज है, हम खरीद लेंगे। लेकिन आप समझिए, चाहे आप जितने बड़े आदमी हो जाए, अगर आपने गलती की है तो आपको दंड मिलेगा। आप बड़े आदमी होते रहिए, है ना। जैसे बहुत सारे बिल्डर, दिल्ली के आसपास बहुत सारे बिल्डर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने कंपनियां बना रखी हैं और बहुत सारे लोगों को ठगा। लेकिन क्या है, उन सब को उठा के कोर्ट ने उनकी बिल्डिंगों को गिरा दिया, उनको जेल में डाल दिया, उनको तमाम तरह से उनका कंपलसेशन करना पड़ा कोर्ट के सामने। सुब्रता सहारा, जिसने बड़ी सहारा कंपनी बनाई, सोचते थे कि बहुत बड़े आदमी हो गए हैं भाई, बहुत पैसा हो गया है, हमको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता। क्या हुआ, उनका जेल गए, लंबे समय जेल रहे, है ना। बाद में उनकी डेथ हो गई। तो ये समझिए क्या होता है कि जो भी पैसे वाला हो, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि हम बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति सोचता हो हम नेता हैं, जैसे क्या होता है मुख्यमंत्री हो गए, कोई प्रधानमंत्री हो गए, तो हमारे यहाँ समझिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जेल गए अगर उन्होंने गलती की। ये मत समझिए आप कि आप कुछ विशेष हो गए हैं, नेता हो गए हैं यानी आपके पास पैसा हो गया है, आप नेता हो गए हैं, आप अभिनेता हो गए हैं, आप बाबा हो गए हैं कोई। जैसे अभिनेता में क्या है, कोई संजय दत्त जेल गए, उन्होंने गलती की तो जेल गए, है ना। ऐसे ही क्या है, कोई बाबा जी लोग हो गए। बाबा जी देखिए, बहुत सारे बाबा जी हैं जो अभी क्या है, राम रहीम जेल में पैरोल काट के, भले पैरोल में कुछ स्पेशल सुविधा ले आ पा रहे हैं, क्यों, सिस्टम में थोड़ी बहुत कहीं समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का फायदा उठा लेते हैं। ठीक बात है, थोड़ी बहुत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उनको कानून जो देता है, इसीलिए ये सब पेपर न्यूज में छपता है, क्योंकि कानून तो बराबरी का दर्जा देता है। और अगर कहीं भी उनको अनड्यू एडवांटेज दिया गया होगा तो आप देखिए कुछ दिन बाद उनको उसकी सजा हो जाएगी। तो अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जा सकता किसी को। सब लोग कानून के समक्ष, वो बाबा जी लोग हैं, वो अभिनेता हैं, वो पैसे वाले हैं, वो नेता हैं, वो कोई लोग हैं, अपने आप को आप कोई तोयम खां समझते हो,
कानून कानून है, कानून एक जैसा सबके लिए ट्रीट करेगा, कानून स्पेशल आपको सुविधा नहीं देगा, इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो जब कानून स्पेशल सुविधा नहीं देगा तो यहां पर समझिए सब आम लोग हैं, बराबर हैं। यहां पर विधि किसी को ऐसा स्थिति नहीं देती कि आप अपने आप को स्पेशल फील करें, और फिर भी अगर आप फील करते हैं तो कभी न कभी आपको कानून बता देगा कि आप क्या है। हाँ, थोड़ी बहुत क्या है लूप होल्स होते हैं हमारे यहाँ। जैसे क्या होता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं, एजेंसियां होती है, उनमें भ्रष्टाचार होता है, जिनके कारण कभी कभी आपको दिखता है नहीं नहीं कानून का शासन कहाँ है, यहाँ तो सब जंगल राज जैसा है। लेकिन नहीं, आप जब उदाहरण से समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जेल क्यों गए। केवल इसीलिए ना कि उन्होंने कानून तोड़ा और एक लिमिट से अधिक तोड़ दिया, तो वो संभाल भी नहीं पाए, पूरी अपनी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं संभाल पाए, है ना। तो यही समझना है कि ये चीजें आज भारत में क्या है वर्क करती हैं कि विधि के समक्ष समानता। फिर उसके बाद क्या है, दूसरे चीज में आ जाते हैं। अमेरिका में ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, विधि का समान संरक्षण, यानी समान व्यक्तियों के लिए समान कानून, ऐसा समझिए। समान व्यक्तियों के लिए समान कानून। ये समान व्यक्तियों के लिए समान कानून क्या है भाई? जैसे कोई विकलांग है, सभी विकलांगों को सुविधा चाहिए, जो सुविधा चाहिए एक विकलांग को, सभी विकलांगों को सुविधा चाहिए, तो उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, है ना। तभी तो न्याय होगा कि भाई विकलांगों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था कर दी जाए जो उन सब उस तरह की कैटेगरी के लिए हो। महिलाओं के लिए जो समस्या होती है वो सभी महिलाओं को होती है, इसलिए महिलाओं को जब स्पेशल व्यवस्था दी जाए तो सभी को दी जाए। तो महिलाओं को अगर स्पेशल व्यवस्था दी जाए तो सभी को दी जाए, बुजुर्गों को यदि व्यवस्था दी जाए तो सभी को दी जाए, अगर ट्रांसजेंडर्स को व्यवस्था दी जाती है तो सभी को समान रूप से दी जाए। तो जो एक वर्ग है, जो एक क्लास है, एक समान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति हैं, एक समान यानी समान व्यक्तियों के साथ का मतलब है एक समान परिस्थिति वाले लोग, कैसा है, एक समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक समान तरीके का कानून ट्रीट करेगा। यानी क्या है, असमान अगर स्थिति है तो कानून भी असमान बनाया जा सकता है। क्या है, कानून असमान बनाया जा सकता है यदि आपकी स्थिति असमान है। तो अगर समान है तो समान कानून होगा, अगर असमान स्थिति है तो असमान कानून होगा। तो यहां पर देखें क्या है, विधि के समक्ष समता, यानी जितना विभेद है सब समाप्त कर रहा है, सबको समान कर रहा है। कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे पैसे वाला हो, अभिनेता हो, ये कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। यानी ये जो चीजें हैं इससे आप मतलब क्या है, गलत करके बच नहीं सकते। तो यहां पर यह समझना है कि ये सभी प्रकार के विभेदों को समाप्त करता है और व्यक्ति को एक जैसा बनाता है, एक जैसा ट्रीटमेंट देता है। लेकिन कहीं कहीं पर जब एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए तो काम नहीं बनता, क्योंकि लोग अलग अलग परिस्थितियों में हैं। कुछ लोग बहुत कमजोर परिस्थिति में हैं, उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कभी कभी जब इससे काम नहीं बनता, यानी न्याय देने के लिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, न्याय देने की, समाज में न्याय की स्थापना के लिए हम ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, विधि के समक्ष समानता, समाज में न्याय की स्थापना के लिए कर रहे हैं। तो पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि जितने प्रकार के विभेद हों वो समाप्त हो जाए और उससे सब लोग समान स्तर पे आ जाएंगे। जब सब लोग समान स्तर पे आ जाएंगे, एक जैसा ट्रीटमेंट सबके साथ होगा, तो वो न्याय की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्या होता है, समाज में ऐसे हो जाते हैं, इतना कमजोर हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि उनको जब तक सहयोग ना करो, उनके लिए जब तक स्पेशल पावर ना दो, उनको जब तक कुछ प्रकार का संरक्षण ना दो, वो समानता को प्राप्त ही नहीं कर पाते, ठीक है। तब उनके लिए न्याय देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर कुछ विशेष संरक्षण देना पड़ेगा। यानी यहां पर कुछ प्रकार के विभेद जो नकारात्मक थे, जो समाज में ऊंच नीच का विभेद या समाज में किसी तरह का विभेद पैदा करते थे, जो नकारात्मकता पैदा करते थे, उनको क्या है, समाप्त किया जाना है। तो ये क्या है, नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। नकारात्मक, जितनी नकारात्मक चीजें थी उन्हें समाप्त करना है। पर यहां पर क्या है, हम विभेद बनाएंगे,
क्योंकि हमको अलग अलग क्लास जनरेट करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमजोर हैं। वो अगर एक कोई क्लास ऐसी है जो कमजोर है तो उस क्लास को सुविधा देने के लिए एक अलग क्लास, एक अलग डिवीजन हमको करना ही पड़ेगा। जैसे ट्रांसजेंडर थे, उनको सुविधा नहीं मिल रही थी तो एक अलग क्लास बनाया कि भाई केवल महिला और पुरुष नहीं होते, अन्य वर्ग भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या होता है यहां पर समानता स्थापित करने के लिए लोगों में जो कमजोर है उनका संरक्षण भी करते हैं, यानी यहां विभेद पैदा करते हैं। तो देखिए यहां पर विभेद पैदा करेंगे तो ये क्या हो गया, सकारात्मक। सकारात्मक, यहां विभेद पैदा कर रहे हैं। किसी कह रहे महिलाओं को थोड़ी ये अधिकार और मिलेगा, ये तो बुजुर्गों को ये वाला अधिकार और मिलेगा, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको क्यों नहीं मिलेगा, बुजुर्गों को क्यों मिलेगा, क्योंकि वो कमजोर है। महिलाओं को क्यों मिलेगा, क्योंकि उनको समस्या है ना। भाई जिनको समस्या नहीं उनको क्यों दिया जाए स्पेशल, उनको तो नॉर्मल व्यवस्था से काम चल जाएगा। जिनको स्पेशल समस्या है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ये यहां पर मतलब है। तो एक तरफ हम नकारात्मक विभेदों की समाप्ति कर रहे हैं और सकारात्मक विभेद पैदा कर रहे हैं। तो अब यहां क्वेश्चन आता है, क्या अनुच्छेद 14 विभेद पैदा करता है? हाँ, सकारात्मक विभेद पैदा करता है। क्या अनुच्छेद 14 क्या होता है, विभेदों की समाप्ति करता है? हाँ, विभेद समाप्त करता है। विभेद समाप्त करता है और विभेदों को पैदा करता है। विभेद कौन से समाप्त करता है? नकारात्मक विभेद। कौन से विभेद बनाता है? सकारात्मक विभेद बनाता है। तो अनुच्छेद 14 पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत दुरुपयोग होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे सीएए में, सीएए आपको पहले बता चुका हूं मैं कि सीएए क्या है ना, नागरिकता वाले सेक्शन में बता चुका हूं सीएए क्या है। अब यहां समझिए क्या होता है, कहा गया कि मुस्लिमों को छोड़कर बाकी वर्गों को इसमें नागरिकता दी गई, क्योंकि ये लोग वो थे जो हमारी जो बंटवारा हुआ उसमें प्रताड़ित लोग जो थे, तो उसमें जिनको अधिकार मिला वो तो मुस्लिम थे, जिनको अलग अलग क्या होता है अलग देश मिल गया, लेकिन बाकी वर्गों को अलग देश नहीं मिला। तो उनके लिए तो भारत ही है ना। तो उनको अगर हमको संरक्षण देना है, क्योंकि भाई वो कमजोर पड़ गए, उनको मुसीबत आई, बाकी लोगों को तो अपना देश मिला। अच्छा, वो अपने देश में किस मुसीबत में है उससे मतलब नहीं अपने को मतलब है कि हम जब भाई लोगों को दे रहे थे तो उनमें से हमने मुस्लिमों के लिए तो स्पेशल व्यवस्था दे दी, बाकी लोगों के लिए तो नहीं दी। तो बाकी लोग जो मुसीबत में फंस गए, जो मुसीबत में नहीं फंसे, जो नॉर्मली आ गए, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो है ही हमारे देश में। लेकिन जो लोग मुसीबत में फंस गए उनका साथ कौन देगा? तो भारत ने कानून यहाँ पर क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया 2019 में और कहा कि भाई हम साथ दे रहे हैं, हम आपको अपने पास ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा ये तो भाई यहाँ तो सबको समानता देनी चाहिए, लेकिन क्या है वहां कमजोर लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता थी, न कि सबको बराबर करने की आवश्यकता। तो कौन सा भाग कहां अप्लाई होता है, इस बात को दिमाग में रख के इसे अप्लाई करना है। क्योंकि होता क्या है कि आदमी आधा भाग पढ़ता है और आधे भाग को अप्लाई करता है और फिर झूठ बोल के तमाम लोगों को बरगलाता है, और नेताजी लोग ये खासकर करते हैं। तो एकदम अवेयर रहिएगा। ये अनुच्छेद 14 मैं कई बार और वीडियो बना चुका हूं, पहले 1 साल पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अभी वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये समझिए कि ये मुद्दा हमेशा आपके दिमाग में ताजा रहना चाहिए। ये अनुच्छेद के दुरुपयोग बहुत होते हैं, क्योंकि लोग केवल इतना भाग पढ़ते हैं, विधि के समक्ष समता या समानता, और ये वाला भाग नहीं पढ़ते, संरक्षण वाला भाग नहीं पढ़ते, कि भाई विभेद बनाया भी जाता है, लोगों के बीच में विभेद किया भी जाता है। क्यों? कि कुछ लोग कमजोर हो गए, उनका संरक्षण भी तो करना है, तभी तो न्याय दे पाएंगे। अगर कमजोरों का संरक्षण नहीं किया, केवल क्या होता है, जो विभेद है उनकी समाप्ति कर दी, उसी से केवल अकेले न्याय नहीं मिल पाएगा। तो हमारा मतलब है कंप्लीट न्याय देंगे तो हमारा ये अधूरा न्याय होगा। अगर हम केवल क्या होता है असमानताओं को मिटा दे तो केवल ये अधूरा न्याय होगा। पूरा न्याय तभी होगा या पूरी समानता तभी स्थापित होगी जब जो कमजोर है उनका संरक्षण करेंगे तो। ठीक है, तो ये नकारात्मक, ये सकारात्मक, इनका अर्थ क्या हुआ, इनका अर्थ क्या हुआ, डन। अनुच्छेद 14 में इन चीजों का अर्थ क्या है उसके बारे में आपको जानकारी हो गई। एक जानकारी और छोटी सी चाहिए, या छोटी सी जानकारी जो आपके लिए काम करेगी। ये किस तरह का न्याय देते हैं? तो नैसर्गिक न्याय देते हैं। नैसर्गिक अधिकार के बारे में मैंने पिछले
किससे, पिछले वीडियो में, यानी क्या है, जब मूल अधिकार का परिचय दे रहे थे तो मैंने बताया था नैसर्गिक न्याय कौन सा न्याय, नैसर्गिक अधिकार कौन सा अधिकार होता है। तो जो अधिकारों की प्राप्ति है वही न्याय है। ठीक है, अधिकारों की प्राप्ति न्याय है। तो सबसे पहले अधिकार कौन से हैं, नैसर्गिक अधिकार कौन से हैं, या नैसर्गिक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं, जो बहुत सारे ऐसे अधिकार जो नहीं लिखे गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अधिकार नहीं है, वो अधिकार है और उनको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, वहां जाके आप समझ सकते हैं। यहाँ एकदम संक्षिप्त में समझिए, जो अधिकार हमारे लिखे नहीं गए हैं किसी संविधान में या कहीं पर प्रोटेक्शन में नहीं है, फिर भी वो अधिकार कहलाते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, नैसर्गिक अधिकार कह रहे हैं, प्राकृतिक अधिकार हम उनको नाम देते हैं। अब यहां पर देखेंगे क्या स्थिति है, यहां कितने प्रकार के विभेद समाप्त किए जाएंगे न्याय देने के लिए नहीं बताया गया है। कितने प्रकार का विभेद समाज में स्थापित किया जाएगा न्याय देने के लिए नहीं बताया गया है। यानी अनलिमिटेड प्रकार के विभेद समाप्त किए जा सकते हैं, अनलिमिटेड प्रकार के विभेद बनाए जा सकते हैं न्याय देने के लिए। अनलिमिटेड प्रकार के विभेद समाप्त भी किए जा सकते हैं, अनलिमिटेड प्रकार के विभेद बनाए भी जा सकते हैं। हमको जैसे जैसे हमारा बुद्धि का विकास होगा वैसे वैसे हम क्या है, ये समझते जाएंगे कि इस प्रकार का विभेद है जो नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, इसको समाप्त कर दो। कौन जानता था कि ये सीए आएगा और ये उन जो स्वतंत्रता के समय जिन लोगों को वो न्याय नहीं मिला उनको न्याय देने के लिए एक अलग से ये व्यवस्था बनाई है, यानी अलग से विभेद किया जाएगा, ये थोड़ी पता था। समय के साथ हमको पता होता है किन के साथ अन्याय हुआ, कौन कमजोर हो गया है, किन के साथ विभेद होने के कारण कमजोर हो गया है। विभेद होने के कारण कमजोर है, विभेद की समाप्ति कर दो। अगर वो स्थायी रूप से कमजोर हो गए, उनको ठीक करने के लिए क्या संरक्षण दे दो। तो क्या किया जाना है वो समय के साथ पता चलेगा। तो हम अनलिमिटेड प्रकार के विभेदों की समाप्ति यहां से कर सकते हैं, क्योंकि यहां नहीं लिखा है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अनलिमिटेड प्रकार के विभेदों की समाप्ति, ये कैसे पता चलता है भाई, यहां मान लीजिए लिखा होता जाति के आधार पर विभेदों की समाप्ति, तो हम केवल जाति के आधार पर विभेद की समाप्ति के लिए इसको पढ़ते। धर्म के आधार पर विभेदों की समाप्ति, जैसे आप अनुच्छेद 15 और 16 में चलेंगे, आगे हम लोग बताएंगे, तो यहां पर क्या होगा, अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार के विभेदों की समाप्ति दी है, अनुच्छेद 16 में 7 प्रकार के विभेदों की समाप्ति दी हुई है। तो केवल उतने ही प्रकार के विभेद हम समाप्त कर पाएंगे, लेकिन यहां कितने प्रकार के विभेद समाप्त कर पाएंगे, 5 या 7 नहीं, क्योंकि संख्या ही नहीं दी है, अनलिमिटेड। ठीक है, संख्या नहीं दी हुई है इसलिए अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड प्रकार के विभेदों की समाप्ति, अनलिमिटेड प्रकार के विभेद पैदा हो सकते हैं। क्या हुआ, इसीलिए मैंने कहा चूंकि वो लिखे नहीं हुए कितने प्रकार के विभेद, इसीलिए मैंने कहा ये नैसर्गिक न्याय देंगे। तो ये क्या देंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, नैसर्गिक न्याय की प्राप्ति होगी इससे, नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय। तो नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय की प्राप्ति आपको होगी इस अनुच्छेद के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद, भाई अनुच्छेद दे दिया गया 12, 13, 14, 15, है ना, किस अनुच्छेद के द्वारा नैसर्गिक न्याय की प्राप्ति होगी, ये अनुच्छेद है और ये व्याख्या है। होपफुली आपको समझ में आई होगी, अदरवाइज रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कुल मिला के उसकी व्याख्या कि नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति या नैसर्गिक न्याय कैसे मिल रहा है, वो क्या है, फिर उसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, ये बातें क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 14 में जो मूल बात थी वो क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 14 समानता ले आना चाहता है समाज में, उसके लिए वो 2 प्रकार के काम करता है, या तो विभेद नकारात्मक है तो उन्हें समाप्त कर देता है, या विभेद सकारात्मक विभेद पैदा कर देता है ताकि लोगों को न्याय दिया जा सके। तो 2 प्रकार के काम करता है अनुच्छेद 14। अब समानता स्थापित करता है, तो अब बात क्या है, क्या हमारे सारे समाज में समानता स्थापित होती है इससे? नहीं, कुछ जगह पे कुछ अपवाद भी है, कुछ जगह पे कुछ अपवाद भी है, तो अपवाद भी पढ़ लेते हैं। चलिए अपवाद को देखते हैं। अपवाद, तो अपवाद में क्या क्या देखेंगे वो समझना है, एक एक करके हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 361 में दिया हुआ,
जो दिया हुआ है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए दिया हुआ। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्या दिया हुआ है? तो यहां पर एक विशेष अधिकार दिया हुआ है। मैंने कहा विशेष अधिकारों की समाप्ति होगी, लेकिन इनको विशेष अधिकार दिया हुआ है भाई। राष्ट्रपति या राज्यपाल को विशेष स्थिति है, इसलिए विशेष अधिकार दिया है। क्या विशेष अधिकार दिया है? तो देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो या तो पद में रहने की हैसियत से, एक व्यक्ति होने की हैसियत से काम करता है, एक पद में रहने की हैसियत से काम करता है। तो व्यक्ति होने की हैसियत से क्या काम करता है और पद में होने की हैसियत से जो काम करता है, जो काम करता है, यदि उस काम करने से कानून का उल्लंघन होता है तो दो प्रकार के केसेज हो सकते हैं। मान लीजिए सरकार में है, पद में है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल है, इस पद में रहने के कारण मान लो कोई काम करता है तो उससे कुछ नुकसान होता है या कोई समस्या होती है, तो दो ही प्रकार के केस होते हैं, या तो फौजदारी या तो जानमाल का नुकसान हुआ है, यानी किसी को चोट लगी, कोई किसी की मृत्यु हुई या कुछ हुआ, तो इस तरह का केस फौजदारी केस में। और दीवानी यानी क्या है, किसी के अधिकार छीने गए, कुछ गलत लिखा गया, किसी की मानहानि हुई, कुछ इस तरह की चीज हुई, दीवानी केस। तो दीवानी या फौजदारी सामान्य डिवीजन किया है, बहुत स्पेसिफिक डिवीजन नहीं है। बहुत सारे और मतलब दांव पेच हैं इसके अंदर कि कौन दीवानी कौन फौजदारी कहलाएगा। हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं जाएंगे, है ना, बहुत सिंपल सिचुएशन में रहेंगे। तो कोई वकील साहब हो तो कहेगी भैया इतना सिंपल नहीं है इन दोनों में बंटवारा करना, बात मुझे पता है ना, लेकिन बात है कि हमको बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं जाना है, एक सामान्य समझ रखनी है दीवानी फौजदारी क्या है, बस इतना ही बात है। तो चलिए उस सामान्य समझ के साथ समझते हैं। तो केस दो प्रकार के हो सकते हैं, फौजदारी दीवानी। मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि फौजदारी या दीवानी कौन प्रकार का केस हो सकता है, पद में रहते हुए। तो कहा गया यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल से पद में रहते हुए फौजदारी या दीवानी टाइप का कोई ऐसा कानून का उल्लंघन हो जाता है उनके आदेश से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज किया जाता। आज तक आपने कोई केस नहीं देखा होगा कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ हो, इस तरह का कि सरकार में राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, उन्हीं के नाम से शासन चलता है तो उनके ऊपर केस हो जाए। भारत सरकार के ऊपर केस होते देखा है, राज्यों के ऊपर केस होते देखा है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर केस नहीं होता। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर केस नहीं होता। केस किसके ऊपर होता है? भारत सरकार के ऊपर होता है या राज्य सरकार के ऊपर होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर केस नहीं होता, बशर्ते क्या होता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से ही वो काम हो रहा होता है। वो कानून का उल्लंघन या वो जो भी समस्या पैदा हुई है वो इनके आदेश से ही होता है, लेकिन इनको सरकारी तौर पे कोई इसके लिए कोई कोर्ट केस इनके खिलाफ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है भाई, सरकारी पद पे रहते हुए जो भी आदेश देंगे उसमें कोई कोर्ट केस नहीं होगा, ठीक बात। आगे समझिए, व्यक्तिगत हैसियत से, व्यक्तिगत हैसियत से मान लीजिए फौजदारी, फौजदारी का मतलब मैंने बताया कि मान लीजिए कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें किसी की डेथ हो जाए, कुछ ऐसी समस्या हो जाए। जैसे क्या है कि कुछ लोग बाबरी मस्जिद का केस हुआ तो उसे क्रिमिनल केस माना गया, फौजदारी केस माना गया। उसमें कुछ नेताजी लोग जो थे, जो भाषण दे रहे थे उस समय, उनको उसमें दोषी ठहराया गया। और उसमें दोषी नहीं ठहराया गया बल्कि उनके ऊपर केस चला। कौन सा केस चला? फौजदारी का केस चला, क्योंकि क्राइम था, क्रिमिनल केस चला, ठीक है, क्रिमिनल केस चला अब उन पर। उनमें एक नाम कल्याण सिंह जी का भी था। कल्याण सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उनके ऊपर भी केस चला, लेकिन जब वो राज्यपाल बन गए तो नहीं, ठीक है। तो व्यक्तिगत हैसियत से फौजदारी केस कब हो सकता है? जब आप किसी पद में नहीं है तब तो आपके ऊपर केस हो गई, लेकिन मान लीजिए कि आप राज्यपाल या राष्ट्रपति बन गए, जैसे वो राज्यपाल बन गए थे, बन जाए तो क्या होगा? ये फौजदारी केस रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो फौजदारी केस नहीं हो सकता क्या? बोले कि उस समय गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अच्छा, फौजदारी केस में क्या होता है? गिरफ्तारी होती है,
कोर्ट के सामने आपको प्रस्तुत होना होता है, जेल ले जाया जाता है, हथकड़ी पहनाई जाती है, ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर केस ही नहीं चलेगा, ये मतलब है कहने का, है ना। लिखा तो दूसरी भाषा में हुआ है, लेकिन एकदम साफ भाषा में अगर समझना चाहते तो ऐसा समझिए, फौजदारी केस जो चल रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि ना उनको जेल ले जाया जा सकता है, ना कोर्ट के सामने वो जाएंगे, ना उनको हथकड़ी पहनाई जा सकती है, ना भाई उनको और कुछ इस तरह से किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर क्या है, सीधे फौजदारी केस नहीं होगा, सिंपल, क्योंकि उसमें ये सब चीजें होती हैं। ठीक। दीवानी केस हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक किताब लिखी, किताब में उन्होंने उस समय का जिक्र किया, जो ये बाबरी मस्जिद ध्वंस का है उस समय का ही जिक्र किया, किताब लिखा। अब वो मामला दीवानी वाला था, मैंने कहा किताब लिखा, दीवानी वाला मामला था। उसमें कुछ लोगों ने, मतलब 2 लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने केस किया पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में। उन लोगों ने केस किया कि भाई इन्होंने जो भाषा लिखी है उससे न्यायपालिका का जो वो है अवमानना होती है, न्यायपालिका की मानहानि होती है। तो ये यहां पर गड़बड़ है। तो क्या हुआ, पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने उस केस को लिया और 1-2 महीने का नोटिस जारी किया कि भाई आप जवाब दीजिए कि भाई ऐसा है कि नहीं है। प्रणब मुखर्जी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो वो केस कंटिन्यू हो गया। मतलब यहां समझने का क्या है, मैं उदाहरण सहित इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि दीवानी केस तो कंटिन्यू हो जाएगा, 2 महीने की नोटिस देने के पश्चात जो भी जवाब आएगा उसके आधार पर वो केस कंटिन्यू हो सकता है। यानी पद पर रहते हुए दीवानी केस तो चल सकता है, लेकिन पद पर रहते हुए फौजदारी केस नहीं चलेगा, भले व्यक्तिगत हैसियत से किया गया हो पहले। जैसे इन्होंने, प्रणब मुखर्जी जी ने किताब भी पहले लिखी थी, है ना। और ऐसे जब मैंने आपको उनका उदाहरण दिया, कल्याण सिंह जी का उदाहरण दिया, तो उन्होंने भी पहले वो काम किया हुआ था, ठीक है। लेकिन वो पहले काम किया हुआ था उनसे, और यहां पर जब वो पद में आ गए तो देखिए क्या हुआ, फौजदारी केस रुक गया, लेकिन दीवानी मामला नहीं रुका, दीवानी केस चल गया, ठीक है। तो कौन सा केस चलेगा, केवल ये केस चलेगा। तो देखिए कितना स्पेशल प्रिविलेज है ना, राष्ट्रपति बनने के ये वाले केस ही नहीं चलेंगे, केस ये वाला हैंग हो जाएगा, रुक जाएगा अगर चल रहा है तो, केवल ये वाला केस चल सकता है 2 महीने का नोटिस देकर। केवल दीवानी मामला चल सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, बाकी कोई मामला चलेगा ही नहीं, चाहे वो व्यक्तिगत हैसियत से हो चाहे सरकारी हैसियत। तो सरकारी हैसियत से तो कुछ चलेगा ही नहीं, व्यक्तिगत हैसियत से ये होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा इनको स्पेशल पावर कैसे मिली, ठीक है। राजनयिक, या इसी को राजदूत, राजनयिक डिप्लोमेट कहलाते हैं। उन्हीं डिप्लोमेट्स में कुछ लोग राजदूत होते हैं, कुछ लोगों को हम क्या कहते हैं, उच्चायुक्त। कॉमनवेल्थ देशों में जब हम राजनयिकों की नियुक्ति करते हैं तो उनको उच्चायुक्त कहते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, कॉमनवेल्थ देश, ये कॉमनवेल्थ देश कौन होते हैं, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन देश शामिल हैं, जो ब्रिटेन के कभी गुलाम रहे थे, ठीक है। जो ब्रिटेन के कभी गुलाम देश रहे थे, तो ब्रिटेन जहां जहां तक उसका शासन था, आज वो देश स्वतंत्र भी हो गए, तो जब वो अपने देशों में राजनयिक नियुक्त करते तो उनको उच्चायुक्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश से कोई ब्रिटेन में नियुक्त हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, उच्चायुक्त कहेंगे। पाकिस्तान में नियुक्त हुआ, उच्चायुक्त होगा। बांग्लादेश में नियुक्त हुआ, उच्चायुक्त होगा। लेकिन अमेरिका में नियुक्त हुआ तो उसे क्या कहेंगे, राजदूत कहेंगे, ठीक है। बस ये अंतर है तो राजनयिक ही, यही राजनयिक शब्द है, ठीक है। राजनयिक शब्द, राजनयिक क्या करते हैं भाई, हमारे देश से उस देश का संबंध स्थापित करते हैं। इनको भी इम्यूनिटी होती है उस देश के कानून से, ठीक है। इनको इम्यूनिटी होती है, यानी मान लीजिए कि जैसे क्या होता है, अक्सर इनके ऊपर, राजदूतों के ऊपर एक आरोप लगता रहता है। हमारे यहाँ भी होता है ऐसा, पाकिस्तान होता है ऐसा, अमेरिका में होता है ऐसा, चीन में होता है, कई जगह होता है कि राजदूतों के ऊपर एक आरोप लगता है कि ये जासूसी करते हुए पकड़े गए।
अगर जासूसी करते हुए पकड़े गए तब भी इनको इम्यूनिटी होती है कि भाई इनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, छोड़ दो। लेकिन अगर कोई आम आदमी जो राजनयिक नहीं है वो अगर जासूसी करते हुए पकड़ा जाए, जानिए कितनी बीभत्स सजा होती है उस व्यक्ति को उस देश में, चाहे भारत हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन भारत में भी अगर वो राजनयिक है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको उसके देश वापस भेज दिया जाएगा, जाइए अपने देश वापस। ठीक है, तो इनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है, यानी विशेष सुविधा मिली हुई है कि मान लीजिए कोई केस हो ही गया इनसे, तो इनको केवल क्या कहा जाता है, अपने देश वापस जाओ। आपकी एक्टिविटी से कोई गड़बड़ हो गई तो अपने देश केवल वापस भेजा जाता है, आपके खिलाफ केस लोकल कोर्ट पे नहीं चलता। तो ये दूसरा चीज हुआ। ठीक है, तो राजनयिक वाला मामला हुआ, ये दूसरा चीज हुआ। तीसरा चीज देखेंगे न्यायाधीशों के मामले में। न्यायाधीश, न्यायाधीशों के मामले में क्या होता है भाई, न्यायाधीश अगर अपनी सरकारी हैसियत से कोई काम कर रहे तो कोई केस नहीं होता। सरकारी हैसियत से कैसे, सजा सुनाई। अब सजा सुनाने के लिए मान लीजिए उन्होंने गलत सजा सुना दी, भाई हो सकता है उनको समझ में नहीं आया, जितना समझ में आया उतनी सजा सुना दी। ऊपर वाली कोर्ट में गए, आपकी सजा पलट के आपको छोड़ दिया गया। आपने कहा लगता है भाई फलाने जो जज साहब हैं उन्होंने तो बताइए इतनी सजा सुना दी थी, अगला आदमी मर ही जाता। भाई फांसी की सजा सुना दे, मर जाए आदमी। अगर अपील ना करे और अपील में पता चला बच गया तो आप क्या कहेंगे कि इनको हटाओ, तो इनको कौन सी सजा होगी, कोई सजा नहीं होगी। ठीक बात है, सरकारी हैसियत पे काम कर रहे थे और जो काम किया उसके लिए ये क्या होता है, इस तरह इम्यूनिटी मिली होती है कि इनको इसमें कोई केस नहीं चलता। लेकिन निजी हैसियत में ये आम व्यक्ति जैसे ही होते हैं। जब भी निजी हैसियत में कोई काम किया तो ये आम व्यक्ति जैसे ही होते हैं, हम आप जैसे ही होते हैं। जैसे एक थे जस्टिस कर्णन। जस्टिस कर्णन, आप गूगल में सर्च करेंगे पा जाएंगे। जस्टिस कर्णन पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में जब जज थे तब की हैसियत थी कि इन्होंने क्या है, एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज चोर हैं। तो जो कि सुप्रीम कोर्ट के और तमाम हाई कोर्ट के जजों पर तमाम सारे एलिगेशंस लगाए। जब तमाम सारी बातें कही तो इनके ऊपर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि ये भाई सिटिंग जज हैं और पहली बार ऐसा मामला भारत में आया था तो बड़े सेंसिटिवली हैंडल किया गया, लेकिन 5 जजों की बेंच ने इनको कहा कि भाई इनको जेल भेजा जाए। ठीक है, जज हैं, पद से नहीं हटाया गया लेकिन जेल तो भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहां व्यक्तिगत हैसियत से इन्होंने एक काम किया जो न्यायालय की अवमानना की, न्यायालय की डिग्निटी खराब की, इसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा जज साहब को। ठीक है, तो लेकिन अब यहां पर ध्यान रखें कि इन्होंने क्या काम किया था, व्यक्तिगत हैसियत से ये काम कहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही थी। हालांकि इन्होंने बाद में क्या किया कि कोर्ट में जाके और अपनी कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेके इस मामले को और कहा कि उन 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को पकड़ लेना चाहिए। अब स्वाभाविक तौर पे इसमें बहुत क्लियरिटी होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो माना जाएगा हाई कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना गया, ये जेल गए। ठीक है, तो यहां पर समझना है कि जज साहब अगर व्यक्तिगत हैसियत से कोई काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी नहीं बच पाएंगे, व्यक्तिगत हैसियत से अगर कोई काम किया है तो। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि व्यक्तिगत हैसियत से काम किया है, सरकारी हैसियत से नहीं किया है, इस बात को क्लियर करना और इस बात को चूंकि कोर्ट क्लियर करेगी कि ये व्यक्तिगत हैसियत से किया गया है तब तो इन पर केस चलेगा। जैसे अभी क्या हुआ कि एक मामला आया कि एक जज साहब के घर में आग लगी, बाद में पता चला कि उनके यहाँ तो बहुत पैसा था। अब बहुत पैसा था तो अब देखिए क्या होता है कि वहां पर होना तो ये चाहिए था कि ये व्यक्तिगत हैसियत से गड़बड़ किया गया मामला लगता है और इसमें क्या है, उनको सजा होनी चाहिए थी, उनके ऊपर कोर्ट केस होना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट केस नहीं हुआ उनके ऊपर। व्यक्तिगत हैसियत से कोर्ट केस हो जाता है लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट ने उनको सजा नहीं होने दी तो उनको नहीं हुई। लेकिन अगर कोर्ट चाहती है तो उनको सजा हो जाएगी, क्योंकि व्यक्तिगत हैसियत से भाई आपने इतना धन कहां से कमाया, कैसे कमाया,
तो ये तो करप्शन का मामला बनता है। तो ये तो व्यक्तिगत हैसियत से किया, ये कोई सरकारी हैसियत से काम करते हुए व्यवस्था थोड़ी दी है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत हैसियत से है, तो इनमें जज साहब को जेल जाना चाहिए था। लेकिन अब बात ये होती कि जज साहब को जेल नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था नहीं दी। तो कोर्ट ने अभी क्या कहा कि भाई हटाना हो हटा दीजिए, लेकिन इनको कोई सजा अभी नहीं दी गई, तो नहीं दी गई तो नहीं दी गई। कोई केस फाइल नहीं हुआ तो अभी तक नहीं फाइल हुआ। अगर वही कोर्ट एक आदेश दे देती तो अभी कोर्ट केस फाइल हो जाता, क्योंकि काम व्यक्तिगत हैसियत से किया गया है। तो बस बात इतनी है कि कोर्ट फिर अगर उनको बचाव में आ जाए तो अलग बात है। अगर कोर्ट बचाव में ना आ जाए तो पक्की बात है कि व्यक्तिगत हैसियत से किए कार्यों में जजों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, सजा आम आदमी जैसी होती है, व्यवस्था आम आदमी जैसी होती है। केवल उनको छूट किस बात में है? सार्वजनिक हैसियत से पद में रहते हुए, पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यदि कोई बात कही है तो उनको इम्यूनिटी है। ठीक है, तो ये जस्टिस के बारे में हो गया। सिविल सेवक के बारे में, सिविल सेवक, जब जज साहब व्यक्तिगत हैसियत में नहीं बचे केस से, तो ये भी व्यक्तिगत हैसियत में केस से नहीं बचेंगे, वो तो बात पक्की है। लेकिन ये सरकारी हैसियत में भी कोई काम करते हैं तो जल्दी बचत तो नहीं होती, बचत तो नहीं होती, उस पर भी केस चलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें केस कब नहीं चलेगा? जब सरकार परमिशन नहीं देगी तो केस नहीं चलेगा। सरकार परमिशन देती है तो केस चलता है, यानी सरकार से बिना परमिशन के इन पर केस नहीं चलेगा। व्यक्तिगत हैसियत में तो कोई भी केस चल जाएगा, लेकिन सरकारी हैसियत से यदि कोई काम किया है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर है उसने एनकाउंटर कर दिया, सरकारी हैसियत से काम करते हुए एनकाउंटर हुआ। अब बात होती है एनकाउंटर फेक है नहीं है, उस पर जांच होगी नहीं होगी, सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, तो फेक होगा या जो भी होगा उस पर सरकार डिसाइड करेगी यदि इस तरह का इनकाउंटर हुआ है। जैसे अभी आप समझिए, छोटी सी बात है कि अभी यूपी हमारा प्रदेश है बगल में, तो यहाँ पर क्या है, यूपी में बहुत सारे इनकाउंटर हो रहे हैं, अभी बहुत सारे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं और किसी के खिलाफ कोई कोई केस नहीं चलाया जा रहा। लेकिन मान लीजिए कि ये रिजीम बदलती है और नई सरकार आती है जो बीजेपी पार्टी से ना हो कि किसी और पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, सपा से हो, बसपा से हो, किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो जब मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी की सरकार आएगी और मान लीजिए वो सरकार चाहती कि इन पर केस चले, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसे इनोसेंट लोगों का इनकाउंटर कर दिया, मान लीजिए वो सरकार ऐसा मानती है, तो केस चलेगा फिर। तो क्लियर हुआ, सरकार ये कर सकती है कि आपका बचाव कर सकती है कि नहीं इन पर केस नहीं चलेगा, या सरकार आप पर केस चलने के लिए आदेश दे सकती है। सरकारी हैसियत ध्यान रखिए, व्यक्तिगत मान लीजिए आपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, आप कुछ भी हो, आप जज साहब हैं, आप सिविल सेवक हैं, आप सरकार में कोई नौकरी पर हो, अगर आपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया तो ये केस नॉर्मल केस की तरह चलेगा, नॉर्मल व्यक्ति की तरह चलेगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, यही समझना है। तो सिविल सेवक होने की हैसियत से आपको व्यक्तिगत हैसियत से कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ सरकारी हैसियत में रहते हुए एक फायदा मिलता है, सरकार यदि केस नहीं चलने देना चाहती तो नहीं चलेगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी, कुछ विशेषाधिकार थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। कुछ और विशेषाधिकार होते हैं उनके संबंध में, लेकिन हर विशेषाधिकार के संबंध में बात नहीं, जहां जो आएगा वहां पर बात करेंगे। और मुख्य तौर पर जो विशेषाधिकार थे उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ 3-4 के बारे में बात की। ठीक है, तो ये कुल मिला के कहानी हुई कि अपवाद तो है समानता के नियम के, ऐसा नहीं है कि नियम समानता के नियम के अपवाद नहीं है। तो समानता स्थापित करने के लिए 2 प्रकार के काम किए गए, अनुच्छेद 14 में डिटेल में क्लियर किया जा चुका, प्लस उनके अपवाद क्या है वो भी क्लियर किया जा चुका। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अनुच्छेद 14 में जो बातें लिखी हैं वो बातें क्लियर हो गई। अब बात होती है कि अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे, या एक छोटा टॉपिक ये भी हो सकता है, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई क्या होता है कानून का शासन, विधि का शासन क्या कहलाता है, उसके बारे में भी हो सकता है। तो मैं सोचूंगा कि विधि के शासन के बारे में एक क्लास लाऊं,
तो एक छोटी क्लास विधि के शासन के बारे में भी हो सकती है। और उसके बाद चूंकि अनुच्छेद 14 हो गया है तो स्वाभाविक तौर पर अनुच्छेद 15 होगा। अच्छा हाँ, अभी कुछ दिन से हम लोगों ने PYQ नहीं किया हुआ है। एक बात ये है कि हम लोग बहुत दिनों से PYQ नहीं कर रहे हैं, तो होपफुली कि मैं PYQ की क्लास लाऊं, तो ये भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट क्लास PYQ की हो। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है। मैं जल्दी आपको या तो PYQ की क्लास या तो विधि के कानून का शासन है ना, तो कानून के शासन के ऊपर क्लास, या कानून के शासन के साथ ही PYQ की क्लास हो सकती है, क्योंकि कानून का शासन का टॉपिक छोटा है, तो वैसे में PYQ की क्लास हो सकती है। तो जहां से PYQ नहीं करवाया गया है, मेरे ख्याल से नागरिकता से PYQ नहीं करवाया गया है, मैं नागरिकता से लेके और अभी तक का PYQ आपको करवा दूंगा। फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अपनी व्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी। तो होपफुली ये वाला वीडियो जो इसमें जो बातें आपको समझाई गई हैं समझ में आ गई हों, ठीक है। तो भाई समझ में आ जाए तो बस यही अपेक्षा है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। अच्छा, मैं समझ रहा हूं कि जिस समय ये वीडियो आ रहे हैं उस समय आपका एग्जाम चल रहा है, मतलब एग्जाम के लिए आप लगे हुए हैं और शायद वीडियो देखने में अभी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई किसी स्टेट का एग्जाम आ जाता है तो आदमी एकदम धीर गंभीर होकर उसी स्टेट में लग जाता है। तो यूपी का एग्जाम आ रहा है और नेक्स्ट 12 तारीख को है मेरे ख्याल से, तो 12 तारीख को है और आप लोग उसके लिए एकदम जी जान से जुड़ गए हैं। तो अब पता चला कि घर में तो घुसे ही हुए हैं और साथ ही क्या है कि घर एकदम अपने कमरे में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, इवन कोचिंग सेंटर्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, और ये यहाँ तक कि ऑनलाइन भी अब नया चीज़ कोई नहीं देख रहे हैं। तो हालांकि ये नई चीज़ नहीं है, फिर भी कई लोग सोचते हैं कि भाई क्यों टाइम वेस्ट करें, अपन जितना याद है पुराना उसी के आधार पर अपना काम करते हैं और प्री एग्जाम देने के बाद हम लोग काम करेंगे। तो होपफुली क्या है कि प्री एग्जाम देने के बाद जो बाकी के वीडियो आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि PYQ का वीडियो उसके पहले करवा दूं। तो PYQ से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, जितना भी PYQ करवा पाऊंगा उससे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, है ना। तो मैं PYQ वाली क्लास इसके पहले कि आपका वो एग्जाम आए, मैं एक PYQ वाली क्लास ले आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो भी आपको बताना है, कहना है, आप कमेंट के माध्यम से बता कर सकते हैं। और साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से, और जितना ज़्यादा मात्रा में आप जुड़ेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा मुझे भी और आपको भी, है ना। क्योंकि मुझे लाभ होगा, आप ज़्यादा जुड़ेंगे तो मुझे लाभ होगा, और मुझे ये लाभ होगा तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको भी लाभ होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, इसी वादे के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।